हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लास 10th के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को देख लिए थे। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं पढ़ा है या उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 10 संपूर्ण हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। हर एक वीडियो का हर एक पार्ट डाला हुआ है, वहाँ पर आप जाके आसानी से समझ सकते हैं। पहला चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसको भी, और दूसरा चैप्टर जो समाजवाद साम्यवाद के बारे में है। आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये तीसरा चैप्टर है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी कि हिंद चीन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। और इस चैप्टर को पूरा हम लोग कवर करेंगे, जिस तरह से हम लोग साम्यवाद को 4-5 वीडियो में कवर किए, छोटे छोटे वीडियो में। एक दो वीडियो लंबा भी बन गया, 30 मिनट 35 मिनट का एक। अभी तो ये 30 मिनट 35 मिनट अभी के लिए बहुत लंबा है। एक 47 मिनट का भी वीडियो उसमें आया था। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया से हम लोग जो है 3-4 वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, या फिर 5 में भी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। घबराना नहीं है, पैसेंस रख के पढ़ते रहना है, ठीक है। आज हमारा जो है इकाई 3 और हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो है, ये चैप्टर हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है। और इस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है हिंद चीन के अंदर जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि ये हिंद चीन क्या था, यानी हिंद चीन का मतलब क्या होता है। तो हिंद चीन का मतलब न इंडिया है न चीन है, ठीक है। हिंद चीन किस क्षेत्र को बोला गया? तो आज जो क्षेत्र आपको आज जो तत्कालीन क्षेत्र आपको वियतनाम का दिखता है, आज जो तत्कालीन क्षेत्र आपको लाओस का दिखता है, आज जो तत्कालीन क्षेत्र आपको कंबोडिया का दिखता है, उसी को जो है कभी हिंद चीन का क्षेत्र बोला जाता है। आप अगर मैप अगर आपके पास होगा, वर्ल्ड मैप अगर आप लगा के रखे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, दिखाई देगा, थाईलैंड के बगल में जो है वियतनाम कंबोडिया सब मिलेगा आपको, ठीक है। आप वहां पर अगर देखिएगा तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में पूछा जाएगा कि हिंद चीन का क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्तमान लाओस, वर्तमान के लाओस, 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 कंबोडिया और वियतनाम के संयुक्त क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। रहने दो। तो ये जो है आप फोटो वगैरह सब क्लियर है ना, वीडियो सब। तो ये जो है हिंद चीन जो है क्षेत्र, लाओस को, कंबोडिया को और वियतनाम को, तीनों के संयुक्त क्षेत्र को हिंद चीन का क्षेत्र बोला जाता है। अब इसमें हम लोग समझेंगे इसका जो क्षेत्रफल था वो 3 लाख यानी 3 लाख लगभग 2.80 है ना, लगभग 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर था, यानी 3 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र था। इस एरिया का जो क्षेत्र था पूरा हिंद चीन का, वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। इसके बाद हम लोगों को समझना है क्या लाओस जो है, लाओस लाओस ही था, कंबोडिया कंबोडिया जो अभी हम लोग लाओस देख रहे हैं, या अभी हम लोग कंबोडिया देख रहे हैं, या अभी हम लोग जो वियतनाम देख रहे हैं, क्या पहले भी ऐसा ही था? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, वियतनाम जो है 3 टुकड़ा में बटा हुआ था और उसको एक करके तब वियतनाम बनाया गया था। तो इस चीज को हम लोग आप समझने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस पर इसको हिंद चीन क्यों बोला गया? क्योंकि इसके कुछ क्षेत्रों पर इंक डालो, एक मार्कर में सिम डालो। इसके कुछ क्षेत्रों पर इसके कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कृति तथा कुछ क्षेत्रों पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। कहने का अर्थ हुआ इसके कुछ एरिया पर भारतीय संस्कृति का, वहीं इसके कुछ और एरिया पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था, इसीलिए इसको बोला गया हिंद चीन। क्या बोला गया? हिंद चीन। और इसकी जो कुल भूमि थी वो 3 लाख हेक्टेयर, 3 लाख वर्ग किलोमीटर, जिसको अप्रोक्स 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो लगभग 3 लाख के करीबन होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझ रहे थे इसमें कि इस पर जो है कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति, यानी इसके कुछ क्षेत्र जो थे उस पर भारतीय संस्कृति का, वियतनाम ये सब पर, और कुछ क्षेत्र पर क्या था, जो है चीनी संस्कृति का प्रभाव था। इस पे जो है उपनिवेश बनाया फ्रांस, इसको अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है। तो उसको समझने से पहले तो हम तो लाओस को, कंबोडिया को, वियतनाम को समझ लेते हैं। पहले इसको अगर हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे तो आपकी किताब में भी वो डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हम जो है अब ऐसे ही आपको डायग्राम से अगर समझाने का प्रयास करें तो डायग्राम से अगर हम थोड़ा, डायग्राम परफेक्ट तो नहीं बनेगा उतना,
लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको समझा दें। इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा अपने बुक में। आप बुक को अगर गौर से पढ़िएगा तो आपको दिखेगा इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। ये हो गया पहले का। और अभी का जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा सेम इसी तरीके से दिखेगा अभी का भी, मतलब इसी प्रकार का से कुछ, ठीक है, जैसे इसमें बना हुआ है वैसे ही कुछ दिखेगा। इसको सिर्फ एक रफली हम आपको बताने के लिए इसमें ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ पार्ट जो है ये लाओस दिखेगा, ये कम्बोडिया जरूर दिखेगा, और ये वियतनाम दिखेगा पूरा। ये कम्बोडिया और ये वियतनाम, इस तरह का आपको दिखेगा स्ट्रक्चर अभी अभी वर्तमान में। तो इसको पहले समझना होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पर भी एक क्षेत्र बटा हुआ है, ऊपर भी एक क्षेत्र बटा हुआ था, ठीक है। तो पहले जो क्या था, पहले बहुत पहले का बात जब हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था आपको तोकिन, यहाँ पर जो जगह था उसको बोलते हैं तोकिन। इसका नाम था अन्नाम, इसका नाम था कोचिन चिन, इसका नाम था कम्बोडिया, और इसका नाम लाओस। इतना ही था, ठीक ना। आपको इस मैप में सेम चीज लाओस मिल रहा होगा, तो लाओस तो उतना ही है, वही है लाओस। कम्बोडिया में मिल रहा होगा कम्बोडिया। आपको मिल नहीं रहा होगा वियतनाम, तो वियतनाम जो है ये तीनों, बहुत भर दे रहा हूँ, वियतनाम जो है ये तीनों तोकिन, अन्नाम और कोचिन चिन, तीनों मिला के बना क्या, वियतनाम। तो अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डायग्राम के थ्रू हम बता दिए आपको कि किस तरीके से बटा हुआ था। पहले इस तरीके से स्ट्रक्चर था, लेकिन अब जो है वर्तमान में इस तरीके का स्ट्रक्चर है, लाओस, कम्बोडिया। अब से पूछा जाएगा कि वियतनाम का जो है बना हुआ किन किन प्रांतों से मिलकर बना है, तो आपको जवाब देना है तोकिन से, अन्नाम से और कोचिन चिन से मिलकर क्या बना है, वियतनाम बना है, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए आप समझना है हमको, जब हम यहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी वियतनाम को एक नहीं करते, हम वियतनाम अभी छोड़ते हैं, क्योंकि वियतनाम को एक करेंगे लास्ट में, जब इस सबको मिलाएंगे लास्ट में, और इस वियतनाम में भी दो टुकड़ा हो जाएगा, दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, फिर उसको एक किया जाएगा। इसके तोकिन पर और अन्नाम पर जो है, इस दोनों क्षेत्र पर जो है चीनी चीनी जो सभ्यता था, चीनी सभ्यता का प्रसार था, चीनी चीनी संस्कृति का प्रसार था, है ना। यानी इसको समझ लीजिए चीनी संस्कृति यानी चीनी कल्चर का। वहीं अगर लाओस और कम्बोडिया पर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। तभी तो इसको हिंदी चीनी यानी हिंद चीनी जो है, हिंद चीनी क्षेत्र बोला गया इसको, ठीक है। इसमें चीनी और इसको देखिए हिंद चीन जो है, इन तीनों को मिलाकर बोला गया क्या, हिंद चीन। इन तीनों को मिलाकर क्या बोला गया, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला गया, हिंद चीन बोला गया, ठीक है। और उसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा कि लाओस पर किसकी संस्कृति का प्रभाव था, तो भारतीय संस्कृति का। कम्बोडिया पर भारतीय संस्कृति का, अन्नाम पर चीनी संस्कृति का, और तोकिन पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। अन्नाम को और तोकिन को और कोचिन चिन को, तीनों को मिलाकर क्या बनाया गया, वियतनाम बनाया गया बाद में, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। कम्बोडिया ऐसा है, लाओस है, फिर वियतनाम है। तो वियतनाम तो तीन टुकड़ा में था तो एक किया गया, तो वियतनाम के एकीकरण को भी इसमें यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। ये जो तीन टुकड़ा एक हुआ और एक होने में कितना प्रक्रिया रहा, उसको पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वियतनाम जो है तोकिन चिन अन्नाम और कोचिन चिन से मिलकर बना है। अब देखिए इतना चीज अगर आपको समझ में आ गया तो आपको हिंद चीन क्षेत्र से यही है, और उसके बारे में कुछ नहीं है। हिंद चीन क्षेत्र क्या है, तो वो यही है। हिंद चीन क्षेत्र का जो है वर्तमान के लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम के संयुक्त क्षेत्र से है, जिसका जो है कुल क्षेत्रफल 2.80 लाख वर्ग किलोमीटर था। जो है इसके कुछ क्षेत्रों पर भारतीय संस्कृति तथा कुछ क्षेत्रों पर चीनी संस्कृति का प्रभाव था। ये बात हम लोग को हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर जो कम्बोडिया है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव दिख रहा है, बोर्ड पूरा अभी फ्री है ना, इधर पूरा स्पेस हाथ दिख रहा है यहाँ। तो जैसे कि इसमें समझेंगे हम लोग, इस क्षेत्र में जब भारतीय संस्कृति का स्थापना, इस क्षेत्र में जब भारतीय कल्चर था, तो इसमें एक राजा बना, है ना, कम्बोडिया में एक राजा बना, इस क्षेत्र में एक राजा बना, कम्बोज राज की स्थापना किया गया। क्या किया गया, कम्बोज राज की स्थापना। तो यहाँ पर अगर आपसे यहाँ तीर नहीं लेकर, इस क्षेत्र में क्या हुआ, कम्बोज राज की स्थापना हुई। तो कम्बोज राज की स्थापना से पहले पूछेगा कब हुआ, तो ये हुआ था 4वीं शताब्दी में, ठीक है। चौथी, दिख रहा है ना तुम लोग को वीडियो में, तुमको दिख रहा है ना, हरिओम। चौथी शताब्दी में कम्बोज राज का स्थापना हुआ था, ठीक है। और जो है इसको, इसमें ये फैक्ट है, कम्बोज राज की स्थापना कब हुई, तो 4वीं शताब्दी, इसको याद रखना। और कम्बोज राज का पतन कब हुआ, तो आपको बताना है किसमें, 16वीं शताब्दी में, ठीक है।
ये क्या होता पता नहीं। कंबोज राज का स्थापना कब हुआ? 4वीं शताब्दी। कंबोज राज का पतन कब हुआ? 16वीं शताब्दी। अब देखिए कंबोज राज में जो है एक समय में एक मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, जिसको कंबोडिया का मंदिर है ना, इसका जो शासक था वो कंबोज राज का शासक था, वो कैसा था? भारतवंशी था। कैसा था? भारतवंशी का अर्थ समझते हैं? जो भारत वंश का, जो भारत मूल का हो, ठीक है, तो भारतवंशी था, ठीक है। और भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बना, ये जो कंबोज राज बनाया गया, तो ये भारतीय संस्कृति का केंद्र बना। भारतीय पंखा ऑन कर दो, गर्मी बहुत लग रहा है। भारतीय संस्कृति का केंद्र बना, ठीक है। तो यहाँ कंबोज राज की स्थापना हुई और भारतीय संस्कृति का एक केंद्र बना। तो आपको यहाँ से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया था जिसका नाम था अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है ना, जिसका नाम था अंकोर वाट का मंदिर। तो ये क्वेश्चन आपको वीवीआई में याद रखना है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? राजा सूर्यवर्मा, सूर्यवर्मन सेकंड ने, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 13वीं शताब्दी में हुई थी शायद, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12वीं शताब्दी में, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड कि ये जो कंबोज ये अंकोर वाट का मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है? तो विष्णु को, विष्णु जी को ये समर्पित है, ठीक है। विष्णु भगवान को ये मंदिर समर्पित है, ठीक है ना। इसको याद रखना है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में फंसता है कि अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। अंकोर वाट का मंदिर कब कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। तो ये आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप अभी 1 नंबर का ये चीज यहाँ से यहाँ तक में 1 नंबर का चीज को कर लिया आप। इधर भी 1-2 नंबर का चीज है, 2-3 नंबर का आप पढ़ाई अभी पढ़ाया। देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवाद का, हिंद चीन का मतलब क्या हुआ? वर्तमान का लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को मिला के क्या कहा जाता है? इन तीनों के सम्मिलित क्षेत्र को हिंद चीन बोला जाता है। इसके कुछ क्षेत्र पर भारतीय संस्कृति और कुछ क्षेत्र पर चीनी संस्कृति का प्रभाव है। इसका जो कुल जमीन है वो 3 लाख जो है किलोमीटर है, ठीक है, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। और इसमें जो है वियतनाम का निर्माण किससे हुआ था? तोकिन से, अन्नाम से और कोजिन चीन के क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना था? वियतनाम बना था, ठीक है। इसके किस क्षेत्र पर? कंबोडिया और लाओस वाले क्षेत्र भारतीय संस्कृति का, तोकिन और अन्नाम वाले क्षेत्र पर चीनी संस्कृति। इस भी क्षेत्र पर उसी तरह का जो है संस्कृति का प्रभाव था। पहले तो इसके बेसिक हिस्ट्री को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तब इसमें हम लोग जो है राष्ट्रवाद को पहले तो समझना होगा, इसकी हिस्ट्री को क्या क्या था, इसमें क्या क्या इसका महत्व है। तो महत्व में ये अंकोर वाट का मंदिर आपको याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोज राज की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। तो ये भी याद रखना है, 16वीं शताब्दी में पतन हो गया था। देख लीजिए यहाँ पर पतन लिखा हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। कब कब इसका निर्माण हुआ था? 12वीं शताब्दी में। और कौन करवाया था? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो किताब में भी जो पूछेगा इससे ज्यादा, ठीक है ना। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक ना। परंतु 16वीं शताब्दी में कंबोज राज का पतन हो गया, ठीक है। इस प्रकार इसके कुछ क्षेत्र पर चीनी और कुछ क्षेत्र पर हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रभाव के कारण इसे हिंद चीन क्षेत्र कहा गया। इसी यही कारण था कि इसको क्या बोला गया? हिंद चीन क्षेत्र बोला गया, ठीक ना। अब आपको दिमाग में नहीं रखना है कि भारत और चीन के क्षेत्र को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्षेत्र है। अब देखिए अब जो है विदेशी व्यापारियों का आक्रमण यहाँ से हम लोगों को थोड़ा बहुत कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो तुम पॉज करो 1 सेकेंड। जैसा कि हम आपके समय को देखते हुए, समय को बचाते हुए हम यहाँ पर ये सब काम कर दिए कि आपके बारे में मतलब आपको जो पॉइंट सब लिखना होगा वो लिख दिया, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। 12वीं शताब्दी में विष्णु को सब भगवान को समर्पित है। कंबोज राज की स्थापना 4वीं शताब्दी में हुई, जिसका पतन 16वीं शताब्दी में हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद, ठीक है। और राष्ट्रवाद पढ़ने से पहले राष्ट्रवादी भावना क्यों जगी? क्या कारण था उसके पीछे? कोई देश कब्जा कर लिया था क्या? कोई उसको उपनिवेश बना लिया था क्या? तभी तो हमको समझना होगा फिर राष्ट्रवादी भावना। जब तक दिक्कत समस्याएं को नहीं बताएंगे वहां के, तो तब ना समस्या पहले समझ में आएगा वहां का, तब आपको समझ में आएगा कि वहां लोग विद्रोह क्यों किया उसके खिलाफ, ठीक है। तो पहले जैसे भारत के बारे में पढ़ते तो भारत किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति किया। बाद में जब अंग्रेजों से बहुत परेशान हो गए तो पहले तो पढ़ना होगा किसका गुलाम था, फिर उसके बाद में क्रांति कराएंगे उससे। तो यही कारण है हम लोग हिंद चीन को विषय में वैसे है ना। तो पहले विदेशी व्यापारियों का आगमन पहले समझिए। विदेशी व्यापारियों का आगमन। सबसे पहले यहाँ पर कोई अगर विदेशी, आपको पता ही है कि जो हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली आया था। भारत में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली कब आ गया? 1498 में आ गया था। वास्को डी गामा का नाम याद है? वास्को डी गामा, वास्को डी गामा 1498 में आ गया था, है ना। भारत आने के लिए समुद्री मार्ग कुछ कर लिया था वो।
और व्यापार के दृष्टिकोण से आया तो व्यापार करने के लिए यहाँ भी तो वही लोग आएगा जो हमारे क्षेत्र पे कब हमारे क्षेत्र को ढूंढ लिया तो आगे तक भी ढूंढ लेगा। ठीक है, तो विदेशी व्यापारियों का आगमन सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली है। तो पुर्तगाली जो है यहाँ पर 1510 में पहुंच गया। पुर्तगाली जो है अपना जो केंद्र बनाता है व्यापारिक केंद्र, इससे थोड़ा पीछे वहाँ वहाँ बनता है मलक्का में। पुर्तगाली का व्यापारिक केंद्र, पुर्तगालियों का इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? व्यापारिक केंद्र का स्थापना करता है अपना पुर्तगाली। अगर पूछे कब आया तो 1510 में। पुर्तगाली का व्यापारिक केंद्र क्या बताना है? मलक्का, जो कि मलेशिया के अगल बगल में है। मलक्का कहाँ पर रहा है? मलेशिया। ठीक है, अब उसके बाद समझना है कि पुर्तगाली के आने के बाद कौन आया? फ्रांसीसी आया। फ्रांसीसी के आने के बाद कौन आया? डच आया। डच के आने के बाद कौन आया? अंग्रेज आया। अब देखिए ये सब किस उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। देखिए फ्रांसीसी ये सब कंपनी इंडिया में भी आया था। ठीक है, इंडिया में किसका वर्चस्व रहा? अंग्रेज का वर्चस्व रहा। ठीक है, इंडिया में जो है इसका फ्रांसीसी का उतना वर्चस्व नहीं रह सका। तो फ्रांसीसी जो लोग थे वो यहाँ पर इन दोनों को मानते थे और यहाँ पर जो है इस प्रतिस्पर्धा में जो इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में ये जीत गए और ये अपना अधिकार करना शुरू करेंगे। ठीक है, और ये अपना अधिकार किस उद्देश्य से? ये जानते थे कि हम भारत में अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए ये अपना कहीं ना कहीं वैकल्पिक खोज लेता है। वैकल्प खोज लेता है, कहीं ना कहीं तो व्यापार करना है हमको। तो व्यापार करने के लिए वो हिंद चीन को खोजता है और हिंद चीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू करता है। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे यानी हिंद चीन को उपनिवेश कौन बनाया था? फ्रांसीसी लोग बनाया था। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो अगर पूछ लेगा कौन पुर्तगाली व्यापारी आया, सबसे पहले तो पुर्तगाली व्यापारी तो मतलब कौन विदेशी व्यापारी आया था? पुर्तगाली। कब आया था? 1510 में। व्यापारिक केंद्र मलक्का को बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसी सब आया। ठीक है, डच दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी में बहुत सारे फ्रांसीसी व्यापारी है ना, हिंद चीन है ना, पादरी वगैरह जो भी था वहां सब हिंद चीन पहुंचा। और 1747 के बाद ही, जब 1747 बहुत पहले आई 1747, इस समय से ही 1747 के बाद ही फ्रांसीसी लोग को जो है इंटरेस्ट आने लगा, यानी रुचि आने लगा क्या? इस पर अन्नाम पर। इसको लगने लगा कि अन्नाम को कब्जा करना चाहिए, अन्नाम अच्छा जगह है। ठीक है, तो अन्नाम पर रुचि आने लगा कब से? 1700। इसको लगा कि अन्नाम सही है, अन्नाम पर रुचि आने लगा 1747 से। ठीक है, ये फैक्ट नहीं है, इसको ध्यान में रखना कि अन्नाम से रुचि आने लगा इसको 1747 में। 1787 में 1787 में क्या करता है? कोचिन चीन के शासक के साथ बंद का कोचिन चीन के शासक के साथ संधि। अब इधर प्रवेश कर गया, एक काम तो उसका खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी धीरे धीरे जबरदस्ती। ठीक है, अब सैन्य बल पर इसको हराने का प्रयास करेगा। ठीक ना, लेकिन अभी भी फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमा पाए थे। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचिन चीन में फ्रांसीसी पादरी की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में अन्नाम को, ठीक है, इस अन्नाम को सैन्य बल से 1862 में अन्नाम से जो है, अन्नाम से सैन्य संधि है ना, अन्नाम से संधि। ठीक है, किस बल पर? सैन्य बल पर। सैन्य बल पर यानी सेना ला के अन्नाम को हरा दिया है ना। संधि करने का मतलब वहां पर कब्जा करना। ठीक है, अब पूर्ण रूप से नहीं, वहां के राजा से मिलकर लगभग चीजों को, जैसे हम लोग क्या बंगाल में सबसे पहले तो कब्जा नहीं कर रहा था, पहले तो संधि ही करना शुरू किया था ना, धीरे धीरे करके अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद 1783 में जो है तोकिन में प्रवेश हुआ। इसका प्रवेश कब हुआ? तोकिन में कब हुआ? 1783 में तोकिन में प्रवेश, यानी फ्रांसीसी सेना का तोकिन में प्रवेश कब हुआ? ये तो एक डेट हो गया। अन्नाम में रुचि लेने लगा 1747 से, अन्नाम पर कब्जा करने का प्रयास किया 1862 में। 1787 में कोचिन चीन के शासक के साथ संधि कर लिया। 1783 में तोकिन ने प्रवेश किया। अब इसका फैक्चुअल जो डेट रहेगा वो एक अलग रहेगा, ये एक अलग डेट है। ठीक है, ये एक अलग बात है। जब ये है जैसे कि हम एंट्री जब कर रहा था उस समय उसका कहानी को बताया गया। ठीक है, अब इसका एक्चुअल डेट को अगर आपको पढ़ना है तो 1862 कोचिन चीन, देखिए 1862 में कोचिन चीन पर कब्जा, किताब में लिखा हुआ आप लोग देख लेना है। ठीक है ना, 1862 में कोचिन चीन पर कब्जा, कोचिन चीन पर। ठीक है, 1862 में कोचिन चीन पर कब्जा कर लेता है। 1863 में किस पर है? कंबोडिया पर है, कब्जा कर लेता है कंबोडिया पर। देखिए कंबोडिया पर कब्जा कब किया? 1863 में। ठीक है, उसके बाद जो है 1884 में अन्नाम पर, 84 में अन्नाम पर, और 1902 में तो लाओस पर। ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखना है, ये डेट है मेन। ठीक है, यहाँ कब्जा किया। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो है लाओस पर कब्जा कब किया, अन्नाम पर कब्जा कब किया, कंबोडिया पर, चीन पर कब्जा कब किया, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस ज्यादा रहेगा। ठीक है, वहाँ आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड पता चला कैसे जो है फ्रांसीसी व्यापारी आए और अपना रुचि उसका जगने लगा कि यहाँ पर कब्जा कर लो, ये ले लो, वो लूट लो।
तो यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रीटी करके मान गए, लेकिन यहाँ पर जो कब्जा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पढ़ना है फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना का। एक क्वेश्चन आएगा आपको यहाँ पर, फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना का, अपने कॉपी में अपना लिख लीजिए, उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य। हम बोलचाल की भाषा में इसको आप बता देते हैं, आप अपने कॉपी में कहीं से निकाल के या फिर सुन के आंसर बना के लिख लीजिए। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? देखिए, फ्रांसीसियों द्वारा उपनिवेश स्थापना का कई उद्देश्य थे। सबसे पहले ये व्यापार करना चाहता था। ठीक है, वो लोग तो व्यापारी था, तो व्यापार करने के लिए आया था, इसीलिए उपनिवेश बनाया था। पहला रीजन क्या था? व्यापार। दूसरा रीजन क्या था कि अंग्रेज जो है, अंग्रेज से ये जो है ना, अंग्रेज इसका प्रतिद्वंदी था। कहाँ पर? भारत में। तो भारत में तो उसको हराना बहुत मुश्किल था अंग्रेज को, और भारत में तो ये जीत ही नहीं पाता, इसीलिए वो अपना एक विकल्प खोजता है, और कहाँ पर? फ्रांस में जो है ये हिंद चीनी क्षेत्र में कब्जा कर लेता है। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी कमजोर पड़ रहे थे, चीन में उनकी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता मुख्य रूप से इंग्लैंड से था, है ना। चीन में उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी कौन था? इंग्लैंड था। अतः सुरक्षात्मक आधार के रूप में उन्हें हिंद चीन क्षेत्र को उचित लगे, जहां खड़े होकर वे दोनों तरफ भारत एवं चीन को कठोर परिस्थितियों को संभाल सकते थे। ठीक है, तो बताया ना, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इनके प्रतिस्पर्धी थे। अंग्रेज कहाँ पर थे? चीन में और भारत वाले क्षेत्रों में। अब बीच में ये आ गया। ठीक है, जहां से दोनों को देख सकता था। दूसरा बात क्या था? औद्योगिकरण जो है यूरोपीय देशों में बहुत तीव्र चल रहा था, तो औद्योगिकरण जो होगा, कुछ उद्योग जो लगेगा, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रीज लगेगी, उसको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। तो कच्चे माल के लिए तो कोई क्षेत्र चाहिए कब्जा करने के लिए। चाइना इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेज को तो मिल गया, अंग्रेज अपना भारत में आ गया, भारत में कब्जा करने लगा, यहाँ से कच्चा माल ले जाने लगा, फिर तैयार माल यहाँ पे लाके बेचता, बेचने के लिए बाजार भी मिल गया। उपनिवेश बनाने का उद्देश्य ये था। तो फ्रांसीसी को भी तो ऐसा कुछ चाहिए जो तैयार माल, कच्चा माल कहीं से आपूर्ति हो और तैयार माल कहीं बेच सके लागे। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या था? जो दूसरा तीसरा जो भी कारण हो, वो था औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति होती, उपनिवेशों से ही होती थी, है ना। और उपनिवेशों से ही औद्योगिकरण की आपूर्ति होती थी, और उपनिवेशों में ही मिला के जो है तैयार माल बेचा भी जाता था, है ना। उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपनिवेशों में उपलब्ध होता था। और देखिए, पिछड़े समाजों को सब करना। तीसरा कारण, ये लोग क्या मानते थे कि पिछड़े समाज, ये लोग यानी कि हम जो इंडियंस थे या फिर अगल बगल के जो भी कम्युनिटी वाले लोग रहते थे, ये लोग मानते थे कि ये यूरोपियंस क्या मानते थे कि वो लोग पिछड़ा है। ठीक है, और उसको सब करना मेरा जिम्मेदारी है। ठीक है ना, ठीक है। पिछड़े समाज को सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व है। अपने आप को वो सब ज्यादा मानते थे, और अपने आप को मानते थे कि जो पिछड़े समाज है उसको सब करना एक यूरोपियों का जिम्मेदारी है। ये लोग ऐसा अपने आप में मानते थे। यही सब कारण था कि उसने क्या बनाया? उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य यही था उसका। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक शोषण व्यापारिक नगरों एवं बंदरगाहों में शुरू किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भीतरी ग्रामीण इलाकों में भी सबसे शोषण करना, सबसे पहले सिटी वाला एरिया शुरू करता है। ठीक है, जहां से उसको ज्यादा पैसा वैसा मिल सके। ठीक है, उसके बाद तोकिन में सब जाता है। देखिए, तोकिन के लोगों का जीवन का आधार जो है वो वहाँ की जो है लाल घाटी थी। यहाँ पे आपसे पूछे कि तोकिन के लोगों का जीवन का आधार क्या था? तोकिन के लोगों का, तोकिन के लोगों का जीवन आधार ये कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, यानी तोकिन के लोग जो है लाल घाटी पे ज्यादा निर्भर, रेड वैली पर। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, रेड वैली। ठीक है ना। और जो है जब कम्बोडिया का मेकांग नदी मैदानी क्षेत्र, कोचिन चीन का मेकांग। देखिए, कम्बोडिया के लोगों का जीवन रेखा क्या था? कम्बोडिया इसी सब क्षेत्र में चढ़ जाएगा। कम्बोडिया के लोगों का जीवन आधार क्या था? मेकांग नदी, मेकांग नदी क्षेत्र, नदी का मैदानी क्षेत्र का मैदानी क्षेत्र में। देखिए, मेकांग नदी वहां पर था, उसके अगल बगल में जो रहा था कौन? कम्बोडिया के लोग रहा था। अब उसका एक और पूछ रहा है क्या कि जो है कोचिन चीन का, है ना, कोचिन चीन का। तो कोचिन चीन का वही था, मेकांग का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ही क्षेत्र है ना, मेकांग नदी का डेल्टा ही क्षेत्र। इस पर अंग्रेज आता है, इस पर चढ़ाई करना शुरू करेगा, इसको रोकना शुरू करेगा। इससे क्या होगा? जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। ठीक ना। चीन से सटे राज्यों को में खनिज संसाधन ना, चीन से जो सटा राज्य था उसके पास खनिज वगैरह ठीक ठाक था, है ना। कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रोमियम आदि मिलते थे, है ना। पहाड़ी इलाका में रबड़ की खेती होती थी और मैदानी में धान की खेती होती थी। जब इतना सब कुछ मिल रहा है, ये लोग को लाल घाटी है वहां पर अपना कृषि वगैरह करता होगा। कम्बोडिया के लोग को मैदानी क्षेत्र है, ये कोचिन चीन का डेल्टा है, कृषि वगैरह तो अच्छा होता होगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है संसाधन रिसोर्सेज भी बहुत अधिक है उसके पास। तो वो क्या करेगा? फ्रांसीसी उसको लूटेगा, और लूटेगा तो वहां से तो लेके जाएगा ही। लेकिन लेके जैसे भारत में अंग्रेज आया, तो अंग्रेज हम लोग को तो लूटा ही, लेकिन कुछ कुछ तो उसके लिए लूट अपने ही फायदे के लिए ही बनाया। लेकिन बनाया तो बहुत सारा जगह, जैसे हावड़ा ब्रिज किसके लिए बनाया था? अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन है तो हम लोग के पास अभी। ठीक ना। तो वैसे ही जो है वहां पर वो लोग सिंचाई वगैरह बहुत अच्छा से करवाया, खेती वगैरह के लिए बहुत कुछ करवाया। ठीक है, और उसके बाद उसी सिंचाई वगैरह पर, डेवलपमेंट वगैरह पर, उसी के आधार पर वियतनाम जो है 1931 के समय में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक यानी धान निर्यातक देश बन गया। ठीक ना।
तो देखिए, सर्वप्रथम फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का एवं जल निकासी का सुनिश्चित प्रबंध किया। ठीक है, जल निकासी प्रणाली को सही करवाया। ठीक है, ताकि जो है उत्पादन जितना अधिक से अधिक हो सके अधिक कर सके, है ना। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। इन प्रयासों का ही फल था कि 1931 तक, ठीक है, जब इतना प्रयास किया, जब सिंचाई वगैरह को, जल प्रबंधन को, सबको सही किया, तो 1931 में क्या हुआ, 1931 ईस्वी तक, 1931 ईस्वी में वियतनाम वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना। तीसरा सबसे बड़ा चावल यानी एक्सपोर्टिंग कंट्री, है ना, किसमें, राइस में। ठीक है, तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल कहीं भेजने वाला मामले में कौन विश्व का तीसरा नंबर पर था, वियतनाम, जो चावल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करके कहीं भेज रहा था, है ना। रबर बगानों फार्मों में रबर बगानों फार्मों खानों में मजदूरों की से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था कि हम जैसे पिछला चैप्टर में बताए थे कि पूंजीपति वर्ग के जो लोग रहते हैं वो हमेशा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। ठीक है, उसी में एक फैक्ट्री वर्ग, मजदूर वर्ग का भी जन्म होता है, उससे जो है हमेशा फायदा के लिए, अपने फायदा के लिए काम कराया जाता है ना। यहाँ पर एक चीज और समझना है हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप जो ये डेट डेट देख रहे हैं, तो ये 19वीं 20वीं शताब्दी तक का डेट देख रहे हैं, तो यानी कि यहाँ लिख सकते हैं, अर्थात जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थात 20वीं शताब्दी तक, 20वीं संपूर्ण हिंद चीन पर, संपूर्ण हिंद चीन पर अर्थात 20वीं शताब्दी तक संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का कब्जा हो गया ना। तो ये आपको यहाँ तक इसमें ये वाला कहानी था कि संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस का लगभग कब्जा हो गया। ठीक ना, उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो समझ रहे थे आगे बढ़ के, ये तो क्वेश्चन को जब देख ही रहे थे, इसलिए नोट रहेगा तो तुरंत तुरंत आपको जो भी पॉइंट छुटाएगा करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट को समझ लिए थे, उसके बाद इसको समझ रहे थे, तो किन लोगों का जीवन है ना। 1931 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया, वियतनाम बन गया। ठीक है, वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया, किसके, चावल निर्यातक के मामले में। ठीक है, इतना ने उस पर कड़ाई किया, इतना ने उस पर जो जल प्रबंधन की व्यवस्था करवा दिया, सब पे कड़ाई करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या बना, फायदा हुआ। और मजदूरों वगैरह से जो काम लगता था ना, एक तरफा अनुबंध पे काम लगता था, एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी, एक तरह की बंधुआ मजदूरी। ठीक है, जिसमें मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त, मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त है ना। ये आपके बुक में भी है, देख लीजिएगा। यानी एक तरफा अनुबंध क्या हुआ, एक तरफा अनुबंध हुआ, एक तरह की बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी क्या हुआ, पहले बंधुआ मजदूरी समझिए। बंधुआ मजदूरी मतलब हम किसी को, मेरे अंडर कोई काम कर रहा है, यानी कि हम उसको कोई रुपया नहीं दे रहे, वो मेरा बंधुआ है, यानी काम, मान लीजिए उसको कभी हम कुछ पैसा दिए, ठीक है, कोई काम पड़ा, उसको मेरे से कुछ पैसा लिया वो, और पैसा वो नहीं चुका पा रहा, तो मेरे बंधुआ मजदूरी कर रहा है वो। ठीक है ना, करे जा रहा है उसका कोई, मतलब कि बंधुआ मजदूरी में आपको पैसा वैसा नहीं है, वेतन वेतन कुछ नहीं, ठीक है, डायरेक्ट काम कराया जा रहा है। ठीक है, जिससे मजदूरों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि जो है मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त है। ये सब काम कहाँ हो रहा था, फ्रांसीसी लोग कहाँ कर रहा था, चाइना में, वही क्या बोलते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में। तो यहाँ का जो लोग है गुस्सा होगा, उग्र होगा, और उग्र होगा तो क्रांति होगा। देखिए, जहां तक शिक्षा की बात किया जाए, तो शिक्षा का प्रश्न था कि अब तक पारंपरिक स्थानीय भाषा अथवा चीनी भाषा में शिक्षा पा रहे लोगों को अब फ्रांसीसी शिक्षा दी जाने लगी है ना। वहां पर जो ये लोग पढ़ रहा था, उसको भी बोला गया नहीं, फ्रांसीसी शिक्षा पढ़ो, फ्रांसीसी भाषा में पढ़ो। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत था। और जो लोग पढ़ लेते थे, वो जो जो अंतिम साल का अंतिम साल की परीक्षा देने जाते थे, उसको वहां से फेल कर दिया जाता था कि नहीं यहाँ से ही पढ़ेगा, न यहाँ से पास होगा, नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीका से होता था वहां पर। ठीक है, एक पॉइंट और बचता आपका, हाँ, उसके बाद जो है 1920 के बाद जो है, 1920 के दशक में आते आते छात्र, 1920 के बाद जो क्या होने लगा, 1920 के बाद
कुछ राजनीतिक पार्टी बनने लगा ना, राजनीतिक पार्टियां बनने लगी। ठीक है, 1920 के बाद जो है वहां पर छात्रों सब जो है राजनीतिक पार्टी बनाना शुरू कर दी, राजनीतिक पार्टी बनाने लगे। ठीक है, इसी कारण जो है हनोई इसी कारण जो है हनोई विश्वविद्यालय था, हनोई विश्वविद्यालय इसको बंद कर दिया। ठीक है, हनोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। अब एक पॉइंट आपको छूट रहा है यहाँ पर एक और, जैसे कि जो है दिख रहा है रे, फ्रांस हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा गया है ना, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उसको कोलोन कहा जाता है ना, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा गया ना। हिंद चीन में कितना मिनट का वीडियो बना? 30। आज छोड़ देते हैं। याद रखना आपको कोलोन। ठीक है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा गया? कोलोन कहा गया। इस तरीके से आपका आज का जो पहला जो पार्ट था ये खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कल हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास, हिंद चीन में किस प्रकार राष्ट्रवाद की भावना बढ़ना शुरू हुआ। अब हम लोग एक एक पार्टी को पढ़ना शुरू करेंगे, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने पार्टी बनाना शुरू किया, कौन कौन से व्यक्ति थे जो फ्रांस के खिलाफ जो आवाज उठाना शुरू करते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।